एक हल्की रोशनी की परत उस जगह पर फैली हुई थी जहां 4 बड़े पत्थर के टुकड़े रखे थे। उस रोशनी के अंदर माहौल इतना शांत था कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस समय उस रोशनी के अंदर 2 लोग थे। एक व्यक्ति ध्यान में था और दूसरा एक बूढ़ा, अंधा व्यक्ति था। वह बूढ़ा इस माहौल का आदी था, इसलिए उसे किसी तरह की तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। बूढ़ा आदमी एक पुरानी टूटी-फूटी झाड़ू पकड़े हुए था। उसकी भूरी सफेद आंखें, जिनमें कोई पुतली नहीं थी, नीचे की ओर झुकी हुई थीं। उसकी सांसें भी धीमी हो चुकी थीं, जैसे वह एक बीमार व्यक्ति हो जो अब ज्यादा दिन नहीं जीने वाला। कई घंटों की शांति के बाद अग्नि, जो कुछ दूरी पर पत्थर की पट्टिका के सामने बैठा था, अचानक थोड़ा हिला। काले पत्थर की पट्टिका से हल्की रोशनी निकलने लगी थी। जैसे ही वह रोशनी निकली, अंधे बूढ़े ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। वह धीरे धीरे, बिना ज्यादा हिले डुले, अग्नि के पास पहुंच गया। उसने अग्नि के चेहरे को गौर से देखा और उसकी भौहें थोड़ी गंभीर हो गईं। अग्नि के चेहरे पर हल्का भूरा रंग छाया हुआ था और वह रंग उसकी भौहों के बीच फैलता जा रहा था। उसके माथे पर एक हल्की भूरी रेखा उभर आई थी, जो ऐसा लग रही थी जैसे वह उसकी त्वचा में घुस गई हो और किसी कीड़े की तरह हिल रही हो। वह पहले ही हुआंग का सामना कर चुका है, बूढ़ा धीरे से बड़बड़ाया। उसकी उंगलियां लगातार रगड़ खा रही थीं और उसका चेहरा थोड़ा चिंतित लग रहा था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अग्नि किस संकट में है। जैसे ही अग्नि के चेहरे पर भूरा रंग और गाढ़ा होता गया, उसके आंखों के किनारों से अचानक खून की 2 बूंदें बह निकलीं, जो किसी खून के आंसू की तरह दिखाई दे रही थीं। यह देखकर बूढ़ा व्यक्ति घबरा गया। उसके हाथ में पकड़ी झाड़ू टूटकर चूर्ण में बदल गई। अंधा बूढ़ा जानता था कि यह शक्ति, जिसे वह अभ्यास कर रहा था, बेहद खतरनाक थी। अगर कोई इसे गलत तरीके से करता, तो वह भी उसकी तरह अंधा हो सकता था। बूढ़े के चेहरे पर तनाव था, उसकी उंगलियां कसकर बंद हो रही थीं और फिर ढीली पड़ रही थीं। वह असमंजस में था कि क्या उसे इस वक्त अग्नि को इस मानसिक क्षेत्र से बाहर खींच लेना चाहिए या नहीं। जब अंधा बूढ़ा आदमी झिझक रहा था, उसी समय अग्नि के चेहरे पर भूरी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी थी। भूरी शक्ति के इकट्ठा होते ही उसकी भौहों के बीच की धूसर रेखा भी मोटी हो गई। लेकिन उसी समय उसकी आंखों के कोनों से बहने वाली रक्त रेखा भी चमकने लगी, जिससे साफ था कि उसकी आंखें कमजोर हो रही थीं। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अग्नि के पास आगे पीछे घूम रहा था। कुछ मिनटों के बाद उसने अपने दांत कसकर भींचे और अचानक तेजी से पलटकर उसकी उंगली तलवार की तरह बिजली की रफ्तार से अग्नि की भौहों के बीच की रेखा की तरफ बढ़ गई। वह जानता था कि अगर वह इसे तोड़ सके तो अग्नि को जगाना संभव हो जाएगा। बूढ़ा आदमी इतना तेज था कि उसकी उंगली कुछ ही पलों में अग्नि के माथे तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसकी उंगली नीचे जाने वाली थी, अचानक अग्नि की भौहों के बीच से एक गर्म सफेद रोशनी निकली और उसकी उंगली से टकराई। दोनों के बीच टकराव हुआ, लेकिन कोई ऊर्जा तरंग नहीं उठी। सफेद रोशनी ने बस एक पल के लिए बूढ़े की उंगली को रोका और फिर गायब हो गई। सफेद रोशनी के गायब होने के बाद भी बूढ़े की उंगली वहीं रुक गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक साफ दिख रही थी। अब मुझे हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। बूढ़ा कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह इसे अग्नि द्वारा अनजाने में छोड़ी गई किसी शक्ति का नतीजा मान रहा था। शायद अग्नि, शून्य दानव आंख को सीखने की अपनी कोशिश को नहीं छोड़ना चाहता था। यह समझने के बाद बूढ़े के चेहरे पर और भी उदासी छा गई। वह कुछ समय तक वहीं खड़ा रहा और फिर असहाय होकर सिर हिलाया। उसने अग्नि की दृढ़ता को कम आंका था। लेकिन कभी कभी दृढ़ता अच्छी होती है और कभी कभी नहीं। ठीक है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर हालात बिगड़े तो मैं जबरदस्ती उसे बाहर खींच लूंगा, उसने खुद से कहा और फिर अग्नि के पास बैठकर उसे ध्यान से देखता रहा। जैसे जैसे वह देखता रहा, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे शांत होता गया। हालांकि अग्नि की आंखों से खून बहता रहा, लेकिन इसमें कोई तेजी नहीं आई। यह प्रतीक्षा सीधे 5 दिन चली। 5 दिनों तक अग्नि ने अपने प्रशिक्षण को रोकने का कोई संकेत नहीं दिया। उसकी आंखों के कोनों से बहते खून के आंसू अब सूखकर रक्त के थक्कों में बदल चुके थे, जिससे वह अजीब लगने लगा था। इन दिनों में अग्नि के चेहरे पर भूरी शक्ति लगातार गाढ़ी होती गई, लेकिन बूढ़े आदमी को अब चिंता हो रही थी। क्योंकि अग्नि की भौहों के बीच की रेखा भूरी शक्ति इकट्ठा तो कर रही थी, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसके अनुभव के मुताबिक अगर अग्नि सफल होता तो वह रेखा धीरे धीरे एक आंख में बदलने लगती। हालांकि अगर वह असफल हो जाता तो अग्नि इतना शांत नहीं होता। इस वजह से उस बूढ़े अनुभवी आदमी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था।
उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अग्नि का प्रशिक्षण किस स्तर पर था। यह तरीका, जो न तो पूरी तरह से सफलता की ओर इशारा कर रहा था और न ही असफलता की ओर, उसे उलझन में डाल रहा था और वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। 5 दिन हो चुके हैं। समय लगभग खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि इस लड़के को आज शून्य हॉल की मासिक प्रतियोगिता में उस शरारती जियांग हाउ से मुकाबला करना होगा। यह बस नई पीढ़ी के लोगों के बीच की प्रतिस्पर्धा है। असली प्रशिक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो, उसे यही करने दो। अगर वह मुकाबले से चूक भी जाता है तो कोई बात नहीं। बूढ़ा आदमी खुद से बड़बड़ा रहा था। हालांकि उसकी बातों से यह साफ था कि वह नहीं चाहता था कि अग्नि का प्रशिक्षण उस जियांग हाउ के साथ होने वाले मैच की वजह से बाधित हो। इसलिए उसने अग्नि को जगाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। हालांकि इस दुनिया में चीजें अक्सर लोगों को चौंका देती हैं। जैसे ही बूढ़े आदमी ने यह कहा, अचानक पत्थर की पटिया से एक भिनभिनाने की आवाज आई। उसने देखा कि पत्थर की पटिया से एक हल्की सी ग्रे चमक निकल रही थी, जो धीरे धीरे अग्नि की भौहों के बीच की रेखा से मिल गई। वह प्रकाश की किरण अग्नि की भौहों और पत्थर की पटिया के बीच जुड़ गई और वह धूसर रेखा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, जिससे ऐसा लगने लगा कि वह आंख में बदलने वाली है। एक ठंडी और खतरनाक ऊर्जा का हल्का सा एहसास उस जगह से निकल रहा था, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया था। क्या यह आंख में बदलने वाली है? बूढ़े आदमी ने यह देखा तो उसका शरीर चौकन्ना हो गया। उसने ध्यान से देखा, लेकिन उस धूसर रेखा में कोई खास हलचल नहीं हो रही थी, हालांकि वह लगातार हिल रही थी। आखिर हो क्या रहा है? बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ाकर खुद से कहा। वह सोच ही रहा था कि अचानक धूसर रोशनी मध्यम पड़ने लगी और फिर एक धीमी आवाज के साथ पूरी तरह गायब हो गई। जब यह रोशनी गायब हुई तो अग्नि की 5 दिनों से बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसकी आंखें पहले जितनी ही शांत और स्पष्ट थीं। हालांकि उसकी आंखों के कोनों पर खून के थक्के जमे थे, लेकिन वह पहले जैसा ही दिख रहा था। जब अग्नि ने अपनी आंखें खोलीं तो उसे देखकर बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान रह गया। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। आपका धन्यवाद, आपने मेरे प्रशिक्षण के दौरान मेरी सुरक्षा की, अग्नि ने मुस्कुराते हुए कहा और बूढ़े आदमी को प्रणाम किया। कोई बात नहीं। अगर तुमने ट्रेनिंग पूरी कर ली है तो तुम जा सकते हो। आज शून्य हॉल की मासिक प्रतियोगिता है। बूढ़ा आदमी धीरे से खड़ा हुआ और बोला। अग्नि ने सिर हिलाया और बिना कुछ ज्यादा कहे बाहर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह दरवाजे से निकलने वाला था, बूढ़े आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि तुमने इसे पूरी तरह सीखा है या नहीं, लेकिन कोशिश करो कि शून्य दानव आंख का ज्यादा इस्तेमाल न करो। यह कला थोड़ी खतरनाक है और अगर तुम इसे बार बार इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी आंखों को नुकसान हो सकता है। अग्नि ने अपनी भौहों के बीच की जगह को हल्के से छुआ और हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। उसने इस तकनीक के खतरों को महसूस किया था, लेकिन उसे यकीन था कि वह रहस्यमय तावीज की मदद से इन समस्याओं का सामना करने में सक्षम होगा। शून्य हॉल जिस पर्वत श्रृंखला में स्थित था, उसके भीतर एक बहुत ऊंचा और विशाल पर्वत शिखर था। यह पर्वत शिखर बादलों को चीरते हुए अपनी ऊंचाई से एक अनोखी दुनिया जैसा दृश्य प्रदान करता था। यही पर्वत शिखर शून्य हॉल के मुख्य हॉल का स्थान था और इसे सबसे प्रमुख हॉल माना जाता था। यहां पर हर महीने प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी, जिसे पूरे यबर दल में एक महत्वपूर्ण आयोजन माना जाता था। इसका उद्देश्य शिष्यों की प्रगति की समीक्षा करना और उन्हें अधिक प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना था, ताकि शून्य हॉल की शक्ति बढ़ सके। मासिक प्रतियोगिता के दौरान कुछ शाखा शिष्यों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर पूर्ण शिष्य बनने का मौका मिलता था। इसलिए हर महीने का यह दिन खास होता था और सभी का ध्यान इस आयोजन पर केंद्रित होता था। यह दिन उन शाखा शिष्यों के लिए खास था जिनके पास शून्य हॉल के मुख्य शिष्य बनने का अवसर था। शून्य हॉल में हजारों शाखा शिष्य थे, जबकि पूर्ण शिष्यों की संख्या 3000 और प्रत्यक्ष शिष्यों की संख्या केवल 300 थी। यह एक बहुत बड़ी संख्या थी और इस दिन सभी शिष्य यहां जमा होते थे, जिससे इस दिन का माहौल काफी विशेष हो जाता था। पर्वत की चोटी पर एक पुराना और विशाल हॉल स्थित था, जो बादलों को चीरता हुआ दिखता था। हॉल से एक राजसी आभा निकल रही थी और इसका पीला रंग समय की कसौटी पर खरा उतरने का संकेत था। हॉल के सामने एक हरा भरा बड़ा स्टेडियम था, जहां कई लोग पहले से जमा हो चुके थे। हालांकि स्टेडियम में हजारों शिष्य मौजूद थे, फिर भी वहां शांति थी। लगभग 10,000 शिष्य चुपचाप बैठे थे और गंभीरता का माहौल पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। स्टेडियम के बीचों बीच मुख्य शिष्य बैठे थे, जिनकी ओर शाखा शिष्य ईर्ष्या और प्रशंसा से देख रहे थे।
उनका सपना था कि एक दिन वे भी मुख्य शिष्य बने। स्टेडियम के केंद्र में कई ऊंचे मंच बने हुए थे, जिन पर पीले वस्त्र पहने कुछ 100 लोग बैठे थे। हर कोई युआन पावर की भयंकर शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। ये प्रत्यक्ष शिष्य थे, शून्य हॉल के सबसे बेहतरीन शिष्य। शाखा शिष्य जहां उनकी ओर आदर और ईर्ष्या से देख रहे थे, वहीं प्रत्यक्ष शिष्य भी अपने उच्च स्थान पर गर्व महसूस कर रहे थे। प्रत्यक्ष शिष्य बनने का मतलब था कि आप शक्ति और कौशल में सबसे ऊपर हैं। लेकिन अधिकांश लोगों की नजर प्रत्यक्ष शिष्यों पर नहीं थी, बल्कि स्टेडियम के बीचों बीच बैठे 4 मुख्य लोगों पर थी। ये चारों शून्य हॉल के वरिष्ठ प्रत्यक्ष शिष्य थे और पूरे शून्य हॉल में सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। उनके आगे कोई भी सवाल नहीं उठाता था क्योंकि उनकी क्षमताएं असंदिग्ध थीं। स्टेडियम के दूसरी तरफ पत्थर की कुर्सियों पर बीरांग और चंगेजा जैसे कुछ वरिष्ठ रक्षक बैठे थे। वे शांति से सब कुछ देख रहे थे। इस बार सैकड़ों शाखा शिष्य हैं जिनके पास मुख्य शिष्य बनने की योग्यता है, बीरांग ने पूरे स्टेडियम को देखते हुए कहा। इस प्रतियोगिता के साथ ही उन शिष्यों को अपनी काबिलियत साबित करने का अवसर मिलने वाला था। यह कथन सुनकर चंगेजा ने हल्के से सिर हिलाया। संख्या पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों से कहीं बेहतर थी। लगता है कि नीचे के उन छोटे बच्चों ने काफी कड़ी ट्रेनिंग की थी। अग्नि अभी भी दिखाई नहीं दिया है, चंगेजा ने अचानक पूछा। हाँ, बीरांग ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे अपने प्रशिक्षण के एक महत्वपूर्ण चरण में होना चाहिए। वरिष्ठ भाई टांका उसमें काफी रुचि रखते हैं और उसे कड़ी निगरानी में रखा है। चंगेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वह समय पर नहीं आ पाता है तो चुनौती मैच को 1 महीने के लिए स्थगित कर दें क्योंकि प्रशिक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह नहीं चाहता था कि अग्नि अभी दिखाई दे। अग्नि की प्रतिभा के आधार पर अगर वह 1 और महीने तक प्रशिक्षण लेता है तो जियांग हाओ के खिलाफ उसकी जीत की संभावना काफी बढ़ जाएगी। खबरें पहले ही फैल चुकी हैं और यहां तक कि कुछ शाखा शिष्यों ने भी अग्नि के बारे में सुना है। वे सभी उस अद्वितीय प्रतिभा को देखना चाहते हैं जिसने 1 महीने से भी कम समय में शून्य हॉल में प्रवेश करने के बाद 4 वरिष्ठ प्रत्यक्ष शिष्यों में से एक को चुनौती देने का साहस किया। बीरांग ने असहाय होकर कहा। इसके अलावा अग्नि के चरित्र के आधार पर मुझे डर है कि वह कभी पीछे नहीं हटेगा। उसका चरित्र सच में वरिष्ठ भाई यामन जैसा ही है, अन्यथा वह अकेले मिरांस दल तक नहीं चढ़ता। इसके बारे में सोचने के बाद मुझे विश्वास है कि अगर वह यबर दल में रहता तो भगवान संप्रदाय के गुरु भी उसकी रक्षा करते। लेकिन मिरांस दल, वह शापित चीज, चंगेजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जब उसने इस घटना का उल्लेख किया तो उसके दर्जे का व्यक्ति भी शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। बीरांग गंभीर हो गया और उसका चेहरा काफी उदास हो गया। कोई भी बता सकता था कि वह यामन और मिरांस दल की घटना को लेकर कितना दुखी था। बस, अब बहुत हो गया, अब इस बारे में बात नहीं करते। चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। चंगेजा ने बीरांग के चेहरे पर भाव देखे, उसने चुपके से अपना सिर हिला दिया। अगर वरिष्ठ यामन अभी भी आसपास होता तो उसके पिछले परिणामों के आधार पर इस बात की अच्छी संभावना थी कि वह संप्रदाय के उन पुराने लोगों से मुकाबला कर सकता था। अफसोस की बात है कि मिरांस दल के संप्रदाय गुरु ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और शायद उसने उस खतरे को भांप लिया जो यामन भविष्य में बन जाएगा अगर उसे विकसित होने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। जब चंगेजा और बीरांग बातचीत कर रहे थे तो मासिक प्रतियोगिता में देरी के कारण हलचल मच गई। एक पत्थर के मंच के ऊपर जियांग हाओ स्टेडियम में लोगों की भारी भीड़ को देख रहा था। तुरंत उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह अफवाह है कि अग्नि ने खुद को शून्य हॉल में 5 दिनों तक डुबो रखा था। क्या वह आज के मैच से बचने के लिए इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था? हाँ, बड़े भाई जियांग हाओ, लगता है आज का चैलेंज मैच शायद खत्म हो गया है। जरीना ने यह नजारा देखा तो मुस्कुराया। उसने जियांग हाओ को चिढ़ाने से पहले अपनी पीठ को लापरवाही से फैलाया। अगर ऐसा है तो अहंकार का उनका पिछला प्रदर्शन वास्तव में एक मजाक है। जियांग हाओ ने शांतिपूर्वक और सहजता से उत्तर दिया। अग्नि ने अभी अभी हमारे शून्य हॉल में प्रवेश किया है। अगर आप उसे हरा भी देते हैं तो भी यह कोई खास बात नहीं होगी। इसके अलावा वह हमारा कनिष्ठ भाई है, निर्जा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह 4 वरिष्ठ प्रत्यक्ष शिष्यों में सबसे अधिक योग्य व्यक्ति था। मेरा इरादा उसे परेशान करने का नहीं था। हालांकि ऐसे समय होते हैं जब एक वरिष्ठ भाई का सम्मान करना अभी भी आवश्यक है ना? अगर ऐसा नहीं होता है तो भविष्य में
हमारे शून्य हॉल के सदस्यों का दूसरे हॉल के लोगों द्वारा मजाक उड़ाया जाएगा क्योंकि वे अपने वरिष्ठों का सम्मान नहीं करते। जियांग हाओ ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए उत्तर दिया। अपने अहंकारी स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए उसे थोड़ा कष्ट सहने देना ठीक है। हालांकि आपको यह याद रखना होगा कि वरिष्ठ चंगेजा और अन्य लोग अग्नि को बहुत महत्व देते हैं, सोंग झोऊ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं विवेक का प्रयोग करूंगा। चूंकि वह इतने लंबे समय तक शून्य टैबलेट को सहन करने में सक्षम था, इसलिए मुझे भी उसके लिए उसका सम्मान करना होगा। हालांकि उसे अभी भी एक नया शिष्य माना जाता है और उसे नियमों को जाना होगा। चूंकि आप लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए यह मेरे ऊपर है, जियांग हाओ ने लापरवाही से कहा। सोंग झोऊ एक बार फिर मुस्कुराया और सिर हिला दिया। हालांकि अप्रत्याशित देरी ने प्रत्याशा को और बढ़ा दिया था। सोंग झोऊ यह देखने के लिए उत्सुक था कि जूनियर भाई, जो शून्य हॉल में प्रवेश करने के बाद एक अप्रतिरोध्य ताकत के साथ आगे बढ़े थे, जियांग हाओ के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करेंगे। क्या वह इतने समय के बाद भी अपनी अहंकारिता को बनाए रखेगा या फिर वह पूरी तरह निराश हो जाएगा, या वह फिर से कोई चमत्कार कर देगा। सभी शिष्य चुपचाप इंतजार कर रहे थे और समय धीरे धीरे बीत रहा था। हालांकि समय के साथ साथ स्टेडियम में हलचल भी बढ़ती जा रही थी। यह देखकर चंगेजा और बीरांग दोनों के माथे पर बल पड़ गए। हालांकि उन्होंने इसे नहीं रोका। इसके बजाय उनकी निगाहें उस पर्वत शिखर की ओर गईं जहां मार्शल आर्ट हॉल स्थित था। समय हो गया है, लेकिन अग्नि अभी तक नहीं आया, चंगेजा ने कहा। प्रत्यक्ष शिष्यों के स्थान के एक कोने में माहिर और अन्य लोग थोड़े चिंतित थे। उनकी नजरें लगातार सभी दिशाओं पर थीं। वे अच्छी तरह से जानते थे कि इन कुछ दिनों में अग्नि और जियांग हाओ के बीच मैच की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। अगर अग्नि नहीं आया तो वह उपहास और मजाक का निशाना बन सकता था। अग्नि शायद मार्शल आर्ट हॉल में गया था और इसलिए देरी से आया क्योंकि वह एक नई तकनीक सीख रहा होगा, लियू बाई ने गंभीरता से कहा। उसने भीड़ की ओर असहाय भाव से देखा और कहा, बस थोड़ी देर और इंतजार करो। घबराने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा इस लड़ाई को स्थगित करना एक अच्छा हो सकता है। आखिरकार अग्नि का प्रतिद्वंद्वी 4 वरिष्ठ प्रत्यक्ष शिष्यों में से एक है। लियू बाई के शब्दों से स्पष्ट था कि वह इस चुनौती मैच के लिए अग्नि की संभावनाओं को लेकर आश्वस्त नहीं था। हालांकि उसने अग्नि पर भरोसा किया, लेकिन जियांग हाओ से तुलना करना मुश्किल था। उसके शब्द सुनकर समूह सिर हिला सकता था और अपने दिल की चिंता को दबा सकता था, क्योंकि वे अग्नि के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सूरज आकाश के मध्य बिंदु पर पहुंच चुका था। इसे देखकर चंगेजा और बीरांग केवल असहाय होकर सिर हिला सकते थे। ऐसा लग रहा था कि अग्नि वास्तव में अपने प्रशिक्षण में तल्लीन था। पहले अन्य शिष्य शुरू करें। चंगेजा ने हाथ हिलाया, जिससे शून्य हॉल का एक रक्षक धीरे धीरे बाहर आया। मासिक प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा करने से पहले उसकी नजर पूरे स्टेडियम पर पड़ी। उसकी उपस्थिति और घोषणा से पूरे स्टेडियम में निराशा की आवाज गूंज उठी। लेकिन जैसे ही निराशा की आवाज कम होने लगी, अचानक दूर आसमान से हवा के टूटने की आवाज सुनाई दी। वहां से एक जानी पहचानी आभा फैलती हुई महसूस की जा सकती थी। क्या वह आखिरकार आ ही गया? आखिरकार उसने मुझे निराश नहीं किया। जियांग हाओ ने अपना सिर उठाया और आकाश में दूर एक जगह की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक हंसी उभर आई। आसमान में हवा के तेजी से टूटने की आवाज गूंज रही थी। पहाड़ की चोटी पर खड़े सभी लोग इस आवाज की ओर देखने लगे और उत्सुकता के साथ उस दिशा की ओर देखने लगे जहां से आवाज आ रही थी। क्या वह आखिरकार आ गया है? हजारों लोगों की गंभीर निगाहों के सामने आवाज तेजी से बढ़ गई। कुछ ही पल में एक मानव आकृति सबके सामने प्रकट हो गई। वह व्यक्ति हवा में उड़ते हुए स्टेडियम के बीच में उतरा और सभी की निगाहों के सामने खड़ा हो गया। उसने स्टेडियम की दूसरी ओर मुंह किया और चंगेजा और बीरांग की ओर हाथ बढ़ाया। थोड़ी माफी मांगते हुए उसने कहा, शिष्य देर से आया है। हाँ, अब तुम यहां हो तो सब ठीक है। चंगेजा ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई और उसकी नजरें अग्नि पर घूम रही थीं। हालांकि पिछले 5 दिनों में उसने कोई अंतर नहीं देखा था। जियांग हाओ धीरे धीरे मंच से उठे और अग्नि को घूरते हुए कहा, जूनियर भाई अग्नि, मैंने सोचा कि आप आज की लड़ाई से भागने वाले थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अग्नि वरिष्ठ भाई की चुनौती को भूलने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? अग्नि ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा। हाँ, तुम काफी बहादुर हो। जियांग हाओ हंसते हुए मंच पर कदम रखा और सीधे अग्नि के सामने आ गया।
उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और युआन शक्ति का जोश आकाश में फैलता हुआ महसूस हुआ, जिससे कई शिष्यों के चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। जियांग हाओ की युआन शक्ति का असर महसूस करके अग्नि के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। 7 युआन निर्वाण चरण वास्तव में शक्तिशाली है। अग्नि के प्रकट होने के बाद कई लोगों की निगाहें उस पर टिकी थीं। यह स्पष्ट था कि उसके नाम की बड़ी प्रसिद्धि के कारण यहां तक कि 3 अन्य हॉल के शिष्य भी अग्नि के बारे में जानते थे। हालांकि कई ने उसे पहले नहीं देखा था। इसके अलावा आज शून्य हॉल शाखा के शिष्य भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। वह वरिष्ठ भाई अग्नि है। मैंने सुना है कि उसने 1 महीने से भी कम समय में शून्य हॉल में प्रवेश करके जियांग हाओ जैसे वरिष्ठ प्रत्यक्ष शिष्य को चुनौती देने का साहस किया है। तुम क्या जानते हो? कहा जाता है कि वरिष्ठ भाई अग्नि 100 साम्राज्य युद्ध के चैंपियन थे। इसके अलावा उन्होंने मिरांस दल का निमंत्रण भी ठुकरा दिया और हमारे यबर दल में शामिल होने का फैसला किया। इसलिए वह कोई साधारण प्रत्यक्ष शिष्य नहीं है। 100 साम्राज्य युद्ध के चैंपियन? यह सच में अविश्वसनीय है। पिछले कुछ चैंपियनों का एकाधिकार हमेशा मिरांस दल पर रहा है। हालांकि वरिष्ठ भाई जियांग हाओ 100 साम्राज्य युद्ध में उन विरोधियों से अलग हैं। मुझे डर है कि वरिष्ठ भाई अग्नि आज दीवार से टकरा सकते हैं। बड़े भाई अग्नि बहुत हैंडसम है। मुझे उम्मीद है कि वह जीतेंगे। तुम प्रेम रोगी हो। स्टेडियम में धीरे धीरे बातचीत की आवाजें गूंज रही थीं। हजारों शाखा के शिष्य अग्नि को ध्यान से देख रहे थे, जिनमें कुछ युवा और सुंदर महिला शिष्याएं भी थीं। इस तरह गपशप और हंसी मजाक के बीच माहौल काफी जीवंत हो गया था। आसपास से आती चर्चा की आवाजें सुनकर अग्नि खुद को रोक नहीं सका और हल्की सी मुस्कान दी। उसने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में शिष्य यहां इकट्ठे हैं। उसने अपनी जीभ चटकाई और सोचा, यह शून्य हॉल का शिष्य आधार है? वाकई में काफी प्रभावशाली है। उसे समझ में आया कि यहां के शिष्य भी निर्वाण चरण में हैं, जिसका मतलब है कि शून्य हॉल में दसियों हजार निर्वाण चरण के विशेषज्ञ हैं। 3 अन्य हॉलों को मिलाकर कुल संख्या कितनी होगी? एक सुपर संप्रदाय के लायक, अग्नि ने सोचा। उसे एहसास हुआ कि सुपर संप्रदाय पूर्वी जुआन क्षेत्र के असली शासक क्यों हैं। यह ताकत ऐसी है जिसकी तुलना किसी साम्राज्य से नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए उनके महान यान साम्राज्य को लें, जहां एक निर्वाण चरण के विशेषज्ञ को कुलीन माना जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति यबर दल में होता तो शायद वह एक शाखा शिष्य भी नहीं बन पाता। जियांग हाओ ने लापरवाही से खिंचाव लिया, चंगेजा और बीरांग की ओर देखकर मुस्कुराया। वरिष्ठ चाचा चंगेजा, अब जब कनिष्ठ भाई अग्नि आ चुके हैं, क्या हम लड़ाई शुरू कर सकते हैं? बहुत से शिष्य पदोन्नति पाने की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं। उनकी बातों के बाद चंगेजा ने अग्नि और जियांग हाओ की ओर देखने से पहले सिर हिलाया। उसने गहरी आवाज में कहा, हम शून्य हॉल के भीतर शिष्यों को एक दूसरे से बहस करने से नहीं रोकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दोनों को यह स्पष्ट हो जाए कि यह केवल एक बहस है। यह यबर दल है और आप दोनों साथी शिष्य हैं, कट्टर दुश्मन नहीं। चंगेजा की कड़ी चेतावनी सुनकर अग्नि और जियांग हाओ दोनों ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। चंगेजा ने उनकी हरकतें देखी और संतोष में सिर हिलाया। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने कहा, तब मैं घोषणा करता हूं कि मासिक प्रतियोगिता शुरू हो गई है। अग्नि, यदि आप जियांग हाओ के साथ समान रूप से मुकाबला कर पाते हैं तो आप 5वें वरिष्ठ प्रत्यक्ष शिष्य बनने की योग्यता प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आप शून्य हॉल के इतिहास में सबसे तेज वरिष्ठ प्रत्यक्ष शिष्य बनने वाले होंगे। शिष्य अपना पूरा प्रयास करेगा। अग्नि ने जवाब दिया और सिर झुकाया। धीरे धीरे अपना शरीर जियांग हाओ की ओर मोड़ते हुए उसने हल्के से सलाम किया और कहा, वरिष्ठ भाई जियांग हाओ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अग्नि के शब्दों के साथ ही अखाड़े के अंदर फुसफुसाहट की आवाजें चुप हो गईं। हजारों निगाहें अखाड़े के केंद्र पर टिक गईं। इस गंभीर माहौल के कारण कुछ लोग अपनी सांस भी रोक रहे थे। आप 5वें वरिष्ठ प्रत्यक्ष शिष्य बनना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा, जियांग हाओ ने लापरवाही से कहा और अग्नि को घूरते हुए कहा। अग्नि ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए मुस्कुराते हुए नरम आवाज में कहा, इस स्थिति में मैं केवल एक ही चीज कर सकता हूं, वह है आपको हराना, वरिष्ठ भाई। यह सिर्फ शब्दों से नहीं होगा। जियांग हाओ ने सहजता से मुस्कुराया और उसकी नजरें तुरंत तेज और तीव्र हो गईं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी युआन शक्ति बिना रोक टोक के बाहर निकली। उसने अपनी पूरी शक्ति को दिखाने का फैसला किया।
वह अग्नि को इतनी तेजी से हराना चाहता था कि उसे समझ में आ जाए कि वह अभी भी वरिष्ठ प्रत्यक्ष शिष्य बनने के योग्य नहीं है। जियांग हाओ से आने वाली तेज और तीव्र उत्पीड़न को महसूस करते हुए अग्नि ने गंभीरता से एक गहरी सांस ली। जियांग हाओ शून्य हॉल के वरिष्ठ प्रत्यक्ष शिष्यों में से एक था और उसकी युद्ध कौशल और ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। जैसे ही चुनौती शुरू हुई, जियांग हाओ का चेहरा ठंडा और उदासीन हो गया। उसने वार्म अप करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने अपने हाथ से असीम युआन शक्ति को तेजी से संकेंद्रित किया और एक 11 फीट लंबी सुनहरी तलवार बना डाली जो बहुत तेज और भयंकर लग रही थी। तलवार को मूर्त रूप देने के बाद जियांग हाओ ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी मौजूदा स्थिति में एक छाया रह गई और उसका शरीर प्रकाश की गति से लिन डोंग की ओर बढ़ा। जियांग हाओ की गति इतनी तेज थी कि वह पल भर में लिन डोंग के सामने था। उसकी ठंडी निगाहों से सुनहरा ब्लेड अंतरिक्ष को चीरता हुआ निकला और तेजी से लिन डोंग पर हमला किया। ब्लेड की चमक से पहले ही उसके द्वारा उत्पन्न तेज और भयंकर क्यूई ने जमीन पर गहरे निशान छोड़ दिए। जियांग हाओ के इस तेज हमले का सामना करते हुए लिन डोंग ने तुरंत अपनी हथेली पलट दी। एक काली धातु की सील चमक उठी और हवा में हिंसक हो गई। यह सुनहरी चमक के खिलाफ टकराए, जिससे चिंगारी फूट पड़ी और धातु की ध्वनि गूंज उठी। स्टेडियम के बीच से तेज हवाएं चल रही थीं। जियांग हाओ का शरीर कांप उठा और वह तेजी से पीछे हट गया। लेकिन उसके युद्ध अनुभव को देखकर यह साफ था कि वह अनुभवी था। पीछे हटते समय उसने ब्लेड की चमक को और भी तेज किया, जो कई चमकती हुई छवियों में बदल गई और काली धातु की सील से टकराई। ब्लेड की तेज चमक ने काली धातु की सील को हिला दिया और तोड़ दिया। लेकिन उससे पहले कि धातु की सील उड़ती, एक व्यक्ति एक फ्लैश में उसके सामने आ गया। उसकी भुजाओं पर हरी रोशनी दिखाई देने लगी, जो तुरंत हरे ड्रैगन की विशाल भुजा में बदल गई। अग्नि की हरी ड्रैगन भुजा ने काली धातु की सील को जोर से दबाया। भयानक शक्ति से ब्लेड के बाद के चित्र हिल गए और नष्ट हो गए। फिर उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और उसे काली धातु की सील पर बुरी तरह से पटक दिया। अग्नि की मुट्ठी से काली धातु की सील सीधे उड़ गई, जैसे एक काला उल्कापिंड जियांग हाओ की ओर अतुलनीय ताकत के साथ हमला कर रहा हो। धातु की सील को उल्कापिंड की तरह अपनी ओर आते देख जियांग हाओ की आंखों में ठंडी चमक और भी ठंडी हो गई। सुनहरी रोशनी पागलपन की तरह उसकी मुट्ठी पर इकट्ठा हो गई और उसने भी मुट्ठी बांधकर धातु की सील पर हमला किया। विशाल धातु की सील एक बार फिर उसकी मुट्ठी से टूट गई और उछल गई। अपने विशाल आकार के बावजूद यह एक खिलौने की तरह लग रही थी, जिसे अग्नि और जियांग हाओ इधर उधर फेंक रहे थे। इस खेल को देखकर कई लोग चौंके। अग्नि ने अपना शरीर हिलाया और एक बार फिर काली धातु की सील के ऊपर दिखाई दिया। उसकी नजरें स्टेडियम में खड़े जियांग हाओ पर टिकी थीं। उसकी आंखों में उत्तेजना उबल रही थी। चूंकि तुम लड़ना चाहते हो, तो चलो एक अच्छा मुकाबला करते हैं, अग्नि ने चिल्लाते हुए कहा। उसके होंठों पर मुस्कान फैल गई। उसने एक और खतरनाक हरे ड्रैगन के हाथ में बदलते हुए दिखाया। आप वास्तव में कुशल हैं। स्टेडियम के अंदर जियांग हाओ ने गर्व से सुनहरी तलवार पकड़ी और अग्नि पर ध्यान केंद्रित किया। उसने गहरी सांस ली और उसके शरीर से भयानक उतार चढ़ाव बाहर आने लगे। इस उतार चढ़ाव के साथ जियांग हाओ के चारों ओर की जमीन तेजी से सूखने लगी। उजाड़ बल। इस समय शिष्यों की निगाहें एकाग्र हो गईं। जियांग हाओ शून्य बल का उपयोग करने वाला था। यह विशेष ऊर्जा केवल शून्य हॉल के शिष्यों के पास होती थी। जियांग हाओ के खड़े होते ही उसके चारों ओर कई छोटी छोटी सीलें बनने लगीं। उसके पैरों के नीचे के पत्थर तेजी से टूटने लगे, मानो समय के साथ घिस गए हों। शून्य शक्ति। यह शून्य हॉल की खास ऊर्जा थी और इसे शून्य हॉल के शिष्य पहचान के तौर पर इस्तेमाल करते थे। जियांग हाओ, जो शून्य हॉल के 4 सीनियर शिष्यों में से एक था, ने इस तकनीक को 7वें स्तर तक मास्टर किया था। इसलिए उसकी मार्शल आर्ट की ताकत तांका से कई गुना ज्यादा थी। अग्नि काले धातु की सील पर खड़ा था और गंभीर निगाहों से जियांग हाओ को देख रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी हरी ड्रैगन जैसी भुजाओं को हिलाया और उसकी ऊर्जा तेजी से उसके अंगों में दौड़ने लगी। शून्य ब्लेड, जियांग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसके हाथ में मौजूद सुनहरी तलवार में तेज चमक आ गई और तलवार पर कई पैटर्न बनने लगे। यह पैटर्न उसे और भी खतरनाक बना रहा था। शून्य ब्लेड शून्य हॉल के शिष्यों की एक खास तकनीक थी, जिसे शून्य शक्ति से एक्टिवेट किया जाता था। इसका हमला बेहद खतरनाक था। अग्नि ने पहले ही इस तकनीक का सामना टांका के साथ मुकाबले के दौरान किया था, लेकिन जियांग हाओ की शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी।
जैसे ही जियांग हाओ ने आगे कदम बढ़ाया, उसने अपनी तलवार से एक जबरदस्त हमला किया, जिससे जमीन तक हिल गई। उसकी तलवार से निकली तेज चमक हवा में चीखती हुई सीधे अग्नि की ओर बढ़ी। लेकिन अग्नि ने पीछे हटने के बजाय सीधे आगे बढ़ने का फैसला किया। अग्नि के शरीर से हरे रंग की तेज चमक निकली और उसके पीछे एक विशाल ड्रैगन की आकृति उभर आई। ड्रैगन के दोनों पंजे कसकर बंधे थे और उसमें से भयानक शक्ति निकल रही थी। हरे ड्रैगन की दोनों भुजाओं पर मौजूद तराजू ठंडी चमक बिखेर रहे थे और उनमें से निकली ऊर्जा आसमान तक गूंजने लगी। अंततः हरे ड्रैगन की ऊर्जा और जियांग हाओ के शून्य ब्लेड की भयंकर टक्कर हुई। एक भयंकर ध्वनि से आकाश तक हिल उठा और ऊर्जा का तूफान चारों ओर फैल गया। जियांग हाओ की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने आकाश में बिखरी रोशनी को देखा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। शून्य शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद उसका ब्लेड इतना ताकतवर था कि 6 युआन निर्वाण चरण के योद्धा भी इसे नहीं झेल पाते। लेकिन अग्नि ने इसे रोक लिया था। जियांग हाओ के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। तभी अचानक हवा में तेज आवाज गूंज उठी और हरे प्रकाश के बीच से एक चमकती आकृति बाहर निकली। वह आकृति बिजली की गति से जियांग हाओ के ऊपर आकाश में प्रकट हुई। अग्नि की हरी ड्रैगन भुजा से तेज रोशनी निकली और उसके साथ एक भयंकर शक्ति फिर से उभर आई। अग्नि ने कोई खास मार्शल आर्ट इस्तेमाल नहीं किया, पर उसकी ड्रैगन भुजाओं ने उस साधारण से हमले को भी बेहद ताकतवर बना दिया। उसका हमला सीधा और शक्तिशाली था, जिसमें विनाशकारी ताकत थी। अग्नि की ड्रैगन भुजा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह एक 6 युआन निर्वाण योद्धा के स्वर्ण शरीर को भी नष्ट कर सकती थी। जियांग हाओ ने इस ताकत को महसूस किया और उसकी आंखें सख्त हो गईं। उसे अब समझ आया कि अग्नि का शरीर वास्तव में बेहद ताकतवर था। शून्य जाल। जियांग हाओ कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में ठंडक थी। उसने अपनी हथेलियां आपस में मिलाईं और अचानक उसके हाथों से अनगिनत भूरे धागे निकलकर हवा में फैल गए। धागे तेजी से एक विशाल जाल में बदल गए और सीधे अग्नि की ओर बढ़ गए। अग्नि ने अपनी ताकत से उस जाल पर वार किया, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाया। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका वार कीचड़ में धंस गया हो। इस मुलायम, बेजान एहसास ने उसे परेशान कर दिया। जैसे ही अग्नि ने जाल पर वार किया, जाल ने उसे लपेट लिया और उसे जकड़ लिया। ये लड़का अब मुसीबत में है। शून्य जाल से निकल पाना आसान नहीं है। अब जियांग हाओ उस पर हावी हो जाएगा। यह देखकर टांका और बाकी 2 लोग गंभीर हो गए। वे जानते थे कि शून्य जाल से निपटना बहुत मुश्किल था। जूनियर भाई अग्नि, यही फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच, जियांग हाओ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसकी आंखें गंभीर हो गईं और उसकी हथेलियों में भूरे रंग की ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। उसकी हथेलियों पर मोहरों के निशान उभर आए और एक भयानक शक्ति निकलने लगी। गोल्डन स्टेट स्पेशल शून्य पाम। जियांग हाओ ने बिना किसी झिझक के अपनी हथेली से हमला किया। उसकी हथेली से निकली हवा इतनी तेज थी कि हवा चीखने लगी और एक चीर देने वाली आवाज गूंज उठी। जियांग हाओ का हमला बेहद तेज था। उसकी ताड़ की हवा अभी सुनाई ही दी थी कि अगले ही पल वह अग्नि तक पहुंचने वाली थी, जो शून्य जाल में फंस गया था। उसकी गति देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर अग्नि इस हमले की चपेट में आ गया तो उसे काफी चोट लग सकती थी। अग्नि ने काफी कोशिश की, लेकिन वह शून्य जाल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर भी उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने जियांग हाओ के भयंकर हमले को देखा और एक गहरी सांस ली। उसके अंदर से शून्य शक्ति निकलने लगी और उसने अपने हाथों में हरे ड्रैगन हथियार उठाए। लेकिन इस बार हथियारों पर जादुई हरी रोशनी गायब थी और उनकी जगह पैटर्न के निशान दिख रहे थे। क्या यह शून्य शक्ति है? स्टेडियम के कुछ दर्शक जो पास खड़े थे, चौंक उठे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अग्नि भी शून्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था। यह कैसे मुमकिन है? टांका ने हैरानी से कहा। उसे याद था कि अग्नि को कुछ दिन पहले तक शून्य शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने यह कैसे इतनी जल्दी सीख लिया? जियांग हाओ का हमला और तेज हो गया और शून्य जाल भी उसके करीब आ गया था। लेकिन इस बार अग्नि ने अपनी भयानक ताकत से जाल को तोड़ दिया। उसकी मुट्ठी ने जियांग हाओ के हमले को रोक लिया। उनके बीच की लड़ाई इतनी तीव्र थी कि जमीन पर दरारें पड़ गईं और पत्थर इधर उधर बिखरने लगे। दोनों ही एक दूसरे के हमले को बराबरी से झेल रहे थे। स्टेडियम में सब लोग चुप थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अग्नि इतनी ताकत से लड़ सकेगा। यहां तक कि चंगेजा और बीरांग के चेहरे पर भी हैरानी दिखी। अगर तुम मेरे अगले हमले को झेल पाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सीनियर प्रत्यक्ष शिष्य बनने के लायक हो, जियांग हाओ ने गंभीरता से कहा। इसके बाद उसने अपनी शक्ति से एक खास मोहर बनानी शुरू की, जिससे आसमान में सितारे जैसी रोशनी उभरने लगी।
उसने अपने सबसे खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। अग्नि ने इस चुनौती को देखते हुए अपनी भौहों के बीच की जगह को छुआ, जहां से एक अजीब सी भूरी रोशनी निकलने लगी। चंगेजा और बीरांग को यह देखकर एक झटका लगा, जैसे उन्हें कुछ बहुत बड़ा एहसास हो गया हो। क्या यह मुमकिन है? अग्नि ने स्टेडियम के बीच में खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जियांग हाओ के इतने खतरनाक हमले के बावजूद उसकी शक्ल पर कोई चिंता नहीं थी। उसने किसी भी तरह की ताकत को अपने आसपास दिखने नहीं दिया, जिससे बाकी लोग हैरान रह गए। जियांग हाओ का हमला ऐसा था कि कोई 7वें पड़ाव के निर्वाण भी मुश्किल से बच पाता, अगर उसके पास कोई बड़ी चाल न हो। जब लोग आपस में बातें कर रहे थे, अग्नि की भौहों के बीच की ग्रे रेखा धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। यह रेखा अजीब ढंग से फैलती और सिकुड़ती जा रही थी, मानो कुछ बड़ा होने वाला हो। उधर जियांग हाओ के आसपास का माहौल अलग था। उसकी ताकत, जिसमें शून्य शक्ति भी थी, उसके शरीर से बाहर आ रही थी। उसकी आभा वाकई डरावनी थी। जियांग हाओ की शक्ति एक बड़े भूरे तारे के रूप में हवा में इकट्ठा हो गई थी। तारा उल्कापिंड जैसा दिख रहा था और उसके चारों ओर एक अजीब सी ताकत लहरा रही थी, जिससे आसमान में हलचल होने लगी। इस हमले को देखकर अखाड़े में मौजूद सभी लोग, यहां तक कि टोंगरा और बाकी लोग भी गंभीर हो गए। सभी जानते थे कि अगर वो जियांग हाओ के हमले का सामना करते तो शायद वे टिक नहीं पाते। वो सच में सीनियर डायरेक्ट शिष्य कहलाने के लायक है, कुछ शिष्यों ने मन ही मन सोचा। जियांग हाओ की काबिलियत वाकई अलग थी और वो वीरान हॉल के सीनियर शिष्यों में से एक होने के काबिल था। उसकी महान सितारा मुट्ठी तकनीक शून्य हॉल की 4 तकनीक में से एक थी। वहीं दूसरी ओर कई शिष्य अग्नि को देख रहे थे। उन्होंने उसकी ताकत का सम्मान किया, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह जियांग हाओ का सामना कर सकता है। हालांकि अग्नि को शून्य हॉल में आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन वह जियांग हाओ जैसे सीनियर शिष्य को चुनौती देने की हिम्मत रखता था। और यह बात सबको हैरान कर रही थी। यह एक आखिरी हमला होगा जिसमें तय हो जाएगा कि कौन जीतेगा, टोंगरा बुदबुदाया। उसकी नजर चंगेजा और बीरांग पर पड़ी, जो पत्थर की सीढ़ियों पर बैठे थे। उन्होंने भी इस मुकाबले को देखकर हैरान करने वाला भाव दिखाया। टोंगरा को यह देखकर बड़ा झटका लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सच हो सकता है? पत्थर की कुर्सी पर बैठे चंगेजा की आवाज कांप रही थी। वो अग्नि की भौहों के बीच उस जगह को देखकर हैरान था और उसके चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे। ये तो मुमकिन नहीं है। उस वक्त जब सीनियर यामन ने ये मार्शल आर्ट सीखा था, तो वो भी पूरी तरह सफल नहीं हुए थे। सीनियर मो को तो इसे सीखते हुए अपनी आंखों की रोशनी भी खोनी पड़ी थी। बीरांग की आवाज भी सूखी थी और उसके भीतर गहरा शक था। ये शक उससे कहीं ज्यादा था जो उसने अग्नि के पिल रिवर इमर्शन नतीजों के वक्त महसूस किया था। चंगेजा चुप हो गया और सिर्फ अपना सिर हिला सका। अगर सच में अग्नि ने 5 दिनों के अंदर इस खतरनाक मार्शल आर्ट को सीख लिया, तो इसका मतलब यह था कि वो इंसान वाकई कुछ खास था। यह तकनीक भले ही ताकतवर हो, लेकिन इसके खतरे भी उतने ही बड़े हैं। अगर अग्नि ने सच में इसे सीखा है, तो यह कहना मुश्किल है कि यह अच्छी बात है या बुरी। बीरांग ने भी चंगेजा की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि यह कला जितनी ताकतवर थी, उतनी ही खतरनाक भी। इससे खुद को भी चोट लग सकती थी। जूनियर अग्नि, अगर तुम मेरे इस हमले को झेल गए, तो मैं सीनियर डायरेक्ट शिष्य के पद पर तुम्हारी पदोन्नति पर कोई आपत्ति नहीं करूंगा। जियांग हाओ का शरीर धीरे धीरे अखाड़े में हवा में उठने लगा और उस पर धूसर रोशनी छा गई। उसकी आंखें तेज थीं और उसने दूर से अग्नि को देखा और सख्त लहजे में कहा। जियांग हाओ के सामने 10 फीट का एक बड़ा ग्रे तारा चुपचाप तैर रहा था। उसमें से बेहद ताकतवर लहरें उठ रही थीं, जैसे कोई तूफान हो। उसकी शक्ति वाकई खतरनाक थी। लेकिन जियांग हाओ की इस चीख के बावजूद अग्नि बिल्कुल शांत था। इस वक्त उसकी भौहों के बीच की ग्रे रेखा तेजी से हिल रही थी, जैसे उसके अंदर से कुछ अनोखा निकलने वाला हो। ये रेखाएं उसकी आंखों की ओर बढ़ रही थीं। जैसे ही वे ग्रे रेखाएं उसकी आंखों के करीब पहुंचीं, अचानक उसकी आंखों के आसपास एक हल्की सफेद रोशनी दिखाई दी, जिसने उन सारी रेखाओं को अपने अंदर समा लिया। अगर इस वक्त अग्नि की भौहों के बीच की जगह देखी जाती, तो वहां रहस्यमयी पत्थर लटका हुआ दिखता, जिसमें से हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी। उस पत्थर के नीचे एक अजीब काली धूसर शक्ति थी, जिसके बीच एक ग्रे आंख तैर रही थी, जिसमें एक खौफनाक आभा थी। उस आंख में एक खून जैसा निशान था और उसमें एक प्राचीन क्रूरता भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये जानलेवा ऊर्जा उभरती, रहस्यमयी पत्थर से सफेद रोशनी निकलकर उसे दबा देती। फिर अचानक रहस्यमयी पत्थर ने अपनी रोशनी वापस खींच ली। जैसे ही रहस्यमयी पत्थर ने अपनी पकड़ छोड़ी, भूरे रंग के आंख से खून के निशान निकलने लगे और उसकी क्रूरता पूरी तरह बाहर आ गई। महान सितारा मुक्का। अचानक आसमान में गूंजती एक गंभीर चीख सुनाई दी। जियांग हाओ ने गंभीर चेहरा बनाते हुए अपनी उंगलियों को मुट्ठी में बंद किया और बिना किसी हरकत के एक जोरदार मुक्का मारा।
उसका मुक्का भूरे रंग के तारे पर जा लगा, जो उसके सामने हवा में तैर रहा था। तारा जलते हुए उल्कापिंड जैसा दिख रहा था और तेजी से लिन डोंग की ओर बढ़ रहा था। उसकी शक्ति से हवा में कंपन पैदा हो गया। यह दृश्य देखकर बहुत से शिष्य चौंक गए। लहरें इतनी तेज थीं कि दूर खड़े लोगों की त्वचा पर भी ठंडक और दर्द महसूस हो रहा था। अग्नि अभी तक कुछ क्यों नहीं कर रहा? माहिर और बाकी लोगों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। ग्रे तारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और कुछ ही क्षणों में अग्नि के ऊपर पहुंच गया। तभी अचानक अग्नि ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी आंखें खुल गईं। उसकी भौहों के बीच एक अजीब सी ग्रे रेखा उभर आई, जो धीरे धीरे त्रिकोणीय आकार में बदल गई। यह एक तीसरी आंख जैसा दिख रहा था और उसके चारों ओर की जगह भी विकृत हो गई। चंगेजा और बिरांग इस नजारे को देखकर खड़े हो गए और चौंकते हुए बोले, शून्य दानव की आंख। अग्नि की तीसरी आंख से एक ग्रे रोशनी निकला, जिसने सीधे तारे से टकराकर उसे चकनाचूर कर दिया। जियांग हाओ का शक्तिशाली हमला पल भर में खत्म हो गया। जियांग हाओ स्तब्ध था, लेकिन इसके पहले कि वह कुछ करता, ग्रे रोशनी की किरण उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। उसने अपने चारों ओर एक सुनहरी ढाल बना ली, लेकिन ग्रे किरण ने उसे भी तोड़ दिया। चंगेजा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वो तुरंत अपने स्थान से गायब हो गया, क्योंकि उसे लगा कि इस लड़ाई में अब हस्तक्षेप करना जरूरी हो गया था।